ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 इसमें है कि एक वर्ड दिया है डायरी, और इसको इन लेटर्स को, जो कि 5 लेटर से फॉर्म हुआ है, इन लेटर्स से कितने और ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। उनका मीनिंग मैटर नहीं करता है, ठीक है। मतलब इन पांचों लेटर को और कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत बार डाउट होता है और बच्चों को कि कहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ करना है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो सिंपल है कि जहाँ पे भी ना ऑर्डर मैटर करे कि किस लेटर के, जैसे इस एग्जांपल में किस लेटर के बाद क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे डी के बाद आई आया, या डी के बाद ए आएगा, या डी के बाद आर आ रहा है, ठीक है। जहाँ भी ऑर्डर मैटर करने लगे वहाँ पे परमुटेशन यूज़ होता है, और जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो और परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एन पी आर। मतलब एन टोटल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हमने आर को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का होता है एन सी आर, मतलब एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उनमें से आर ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है, अरेंज नहीं करना है, बस चूज़ करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट का हो जाता है, और ये चूज़ करने का हो जाता है कि कितने तरीके से हम उसको चूज़ कर सकते हैं और परमुटेशन अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कितने तरीके से हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर मैटर करता है, अरेंजमेंट मैटर करता है, तो इसमें परम्यूटेशन वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो 5 लेटर है हमारे पास पी, और पाँचों को यूज़ करके फॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि 5 में से 4 लेटर को लेके फॉर्म करना है, नहीं, पाँचों को यूज़ करना है। तो 5p5 हो जाएगा, और 5p5 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 12, 120। तो टोटल 120 वर्ड्स इससे डायरी वर्ड से बन सकते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 120 नहीं दिया है। ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 69th के बीपीएससी में पूछा था। तो इससे ये पता चलता है कि बीपीएससी जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन, इवन न्यूमरल्स भी चेंज नहीं थी। ये 69th को बीपीएससी का मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, एग्जैक्टली सेम है। तो बीपीएससी एक नंबर भी चेंज नहीं करता है कभी कभी। तो इससे पता चलता है कि PYQ का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जो 69th के क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, 69th बीपीएससी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, सो ये एक नंबर पैटर्न है, सीरीज़ है। तो और इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ओके, सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पैटर्न चेक करना पड़ता है कि या तो वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या उनके बीच का डिफरेंस कम है या फिर ज़्यादा है। मतलब अगर कम होगा तो हम लोग जनरली एडिशन यूज़ करते हैं कि उसमें जो भी डिफरेंस है वो एडिशन की वजह से आ रहा होगा, या फिर ज़्यादा है तो वो मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ रहा होगा। तो ओके, और इसमें अगर हम पहले ऑब्ज़र्व करें तो ये इंक्रीज़ हो रहा है 15 से 20, 32, 62, 118, 248। तो इसमें कुछ अल्टरनेटिव नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक लीनियर ऑपरेशन हो रहा है जो कि सब पे, पूरे सीरीज़ पे एप्लीकेबल है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। लाइक ये सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से बनते हैं। तो ये मैंने साइड में वही मेंशन किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका गैप निकालें
तो अगर इसका हम गैप निकालेंगे तो ये 5 आएगा, ये 12 आएगा, ये 30 आएगा, ये 56 आएगा और ये 130 आएगा। ठीक है, अब इसके गैप में कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उस पैटर्न को फाइंड करने के लिए ये सारे ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं कि या तो इसमें कुछ एडिशन हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा, या फिर अगर ये फर्स्ट लेयर में ना पता चले, जैसे इसमें हम करके देखते हैं। लाइक यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है, यहाँ 26 है और यहाँ पे 74 है। हाँ ठीक है, स्टिल अभी ऐसा कुछ कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं दिखा। तो एक और लेयर में हम लोग जो यहाँ पे मैंने लेयरिंग की बात की थी वही कहते हैं कि फर्स्ट लेयर हमने डिफरेंस देखा, सेकंड लेयर डिफरेंस देखा, अब थर्ड लेयर में हो सकता है कुछ मिल जाए। तो यहाँ 11 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस और बढ़ गया 26, 36, और 48 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका पहले डिक्रीज़ हुआ उसके बाद इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है, मतलब इसमें लेयर वाला भी कुछ ऑपरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये हो जाए कि सिंपली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या लेयरिंग से कुछ ना हो, तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कुछ स्क्वायर या क्यूब हो। तो स्क्वायर या क्यूब भी नहीं है, ये 5, 12, 30, 56 ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि कुछ उसके स्क्वायर पे कुछ सम किया गया हो या सब्सट्रैक्ट किया गया हो, ऐसा हो सकता है। लाइक अगर इसको हम नियरेस्ट स्क्वायर में ब्रेक करके देखें तो 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करके देखें तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, ये हो सकता है नियरेस्ट स्क्वायर, मतलब यहाँ 2, 3, 4 स्क्वायर प्लस 14 हो सकता है, या फिर 5, ये थोड़ा अजीब लग रहा है 14, इसलिए 5 स्क्वायर प्लस 5 भी इसको कर सकते हैं। ओके, फिर 6 स्क्वायर प्लस 20 अजीब होगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो हमें यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद क्या होगा, प्राइम नंबर, या फिर ये सारे, हाँ प्राइम ही है। ओके, उसके बाद होगा 11 होगा, 11 स्क्वायर प्लस 9, ये भी प्राइम है। ठीक है, और ये जो प्लस हुआ इसका पैटर्न है 1, 3, 5, 7, 9, यानी ये ऑड नंबर है। तो अगला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगला प्राइम नंबर होगा 11 के बाद आएगा 13 स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस अगला जो ऑड नंबर है वो 11 होगा, तो 169 प्लस 11 कितना हो जाएगा 180, और इसमें हम 248 ऐड कर देंगे ये नंबर, तो ये हो जाएगा 8, 2, 428, तो इसका आंसर 428 होगा। तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, अगर इसमें मान लेते हैं कि स्क्वायर और क्यूब के ऑपरेशन से भी कुछ नहीं होता, तो फिर हमें डिजिट के साथ प्ले करना पड़ता है कि ये अगर 15 है तो हो सकता है 1 + 5 करके कुछ इसका सम या सब्ट्रैक्शन डिफरेंस से ये नंबर आता है, या फिर इसके ऑपरेशन से ये नंबर आता है। ठीक है, या फिर अगर ये भी नहीं होता तो फिर प्राइम नंबर देखते। वैसे इसमें प्राइम नंबर आ ही गया, और फिर उसके बाद कुछ ऑड एंड इवन में भी कुछ पैटर्न हो सकता था जो कि इसमें आ गया। मतलब बेसिकली ये 2-3 लॉजिक्स का कॉम्बिनेशन था। इसमें प्राइम नंबर का स्क्वायर किया गया है और उसमें प्लस ऑड नंबर ऐड किया गया है।
तो ऐसे क्वेश्चन वही होते हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप पैटर्न को पकड़ पाओगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो CGL के आप PYQ लगा सकते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ओके, सो ये कोड लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जिसमें एक वर्ड दिया हुआ है और उसको उन्होंने नंबर के थ्रू कन्वर्ट किया है, 22 29 21 23 19। ठीक है, तो जब हम लोग 69th BPSC का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने बताया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें ये लिखना है A to Z और उनके अगेंस्ट उनका नंबरिंग करना है, और M से लिखने के बाद वो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे उनको रिलेट कर दिया जाता है। लाइक A को 26 नंबर अलॉट कर देंगे, B को 25 अलॉट कर देंगे। तो जब हम ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना, तो हमेशा ऐसे ही लिखें। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसमें देखते हैं, तो FASTR, तो F का जनरली यहाँ पे जो नंबर अलॉटेड है वो 6 है। ठीक है, 6, और यहाँ या तो 2 हो सकता है या 22 हो सकता है। ठीक है, बट 2 होने के चांसेस कम है, क्योंकि इसका ऐसा कोई रिलेशन आसपास दिख नहीं रहा। बट अगर हम इसके अपोजिट जाएं, जो अभी मैंने बोला था, तो 22 जस्ट इसके ऊपर है। तो इसमें हमें ये पैटर्न दिख रहा है कि ये अपोजिट गया है। ठीक है, F के अपोजिट जो अल्फ़ाबेट है +1 कर दिया गया है। 21 आता U और उसके ऊपर 22। ठीक है, उसके बाद A है, तो 22 हो गया। A का या तो 2 हो सकता है या 29 हो सकता है। 29 होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 26 तक ही अल्फ़ाबेट है। अगर अपोजिट भी जाता है तो 1 2 वापस आएगा। ठीक है, तो ये 29 नहीं होगा, ये 2 ही होगा। तो बेसिकली A को 2 कैसे लाया जा सकता है, तो A का 1 है वैल्यू और उसमें +1 किया गया है, तो वो 2 आ गया है। उसके बाद S है, S में 19 है। ठीक है, और ये 92 है, तो 92 ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो 9 हम कंसिडर करेंगे। तो 9 अपोजिट गया और +1 हुआ है। ओके, तो हमें एक पैटर्न निकलता हुआ दिख रहा है कि पहला लेटर को अपोजिट +1 कर दिया, सेकंड को +1 किया, थर्ड को फिर अपोजिट +1 किया। तो T जो होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। T हमारा 20 है और ये +1, हाँ सही है। तो इसका पैटर्न हमें पता चल गया। E का भी जो होगा अपोजिट +1 होना चाहिए पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो E का 5 अपोजिट 22 होगा, +1 23 हो जाएगा। ठीक है, R का डायरेक्ट +1 होगा, R 18 है तो S +1 हो गया, तो ये 19 हो गया। ठीक है, तो हमें पैटर्न समझ आ गया कि इन्होंने कैसे डिकोड करा है। पहला हर अल्टरनेट लेटर में पैटर्न है कि अपोजिट +1 और अगले लेटर में +1, और यही फिर बार बार अकर होते जाएगा। तो ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया, बट इसके अलावा भी मैं चीज़ें बता देता हूँ जो जनरली यूज़ होते हैं। तो एक तो अल्टरनेट वर्ड्स लेटर्स में पैटर्न होता है, जो इसमें था। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉवेल में अलग पैटर्न होता है, कॉन्सोनेंट में अलग पैटर्न होता है। तो जब भी एक पैटर्न फॉलो ना हो ना, तो ट्राई करके देखें कि हो सकता है उसमें जो वॉवेल्स हैं लाइक A या E है, उस पर हो सकता है कुछ और पैटर्न हो, बाकी सब पे कुछ और पैटर्न हो। और तीसरा जो था कि अपोजिट कर देते हैं या फिर अपोजिट में कुछ प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये वाला भी इसमें आ ही गया कि अपोजिट में प्लस माइनस इन्होंने किया हुआ है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो अगला लेटर जो है उसको हम लोग, अगला वर्ड जो है उसको डिकोड करके देख लेते हैं। तो मॉन्क का इन्होंने लिखा है 15 16 14 12। ठीक है, तो ये अपोजिट +1 होना चाहिए। M कितना होता है, M 13 है, इसका अपोजिट 14 होगा और +1 करेंगे 15, हाँ 15। O आएगा, इसका +1 होना चाहिए। ठीक है, O है आपका 15, +1 करेंगे तो ये 16 आएगा। ठीक है, N होना चाहिए अपोजिट +1, N का 14 है, अपोजिट करेंगे तो 13 आएगा और +1 करेंगे तो वापस 14 आ गया। सही है, ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। और K जो है 11 है और उसमें +1 कर दिया, 12 आ गया। तो यही पैटर्न दूसरे में भी फॉलो हो रहा है। तो अभी हम तीसरा जो निकालना है वो
निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पे गाइड, ठीक है, जिसका हमें डिकोड करना है। तो जी का वैल्यू 7 है, इसके अपोजिट जाएंगे 21 प्लस 1 करेंगे 20 अपोजिट है, प्लस 1 करेंगे 21 आ जाएगा गाइड। तो यहीं से हमें पता चल रहा है, अगर इसके बाद ना हर एक जब भी एक एक लेटर को डिकोड करें उसके बाद ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 2 1 बचा है। तो काफ़ी हाई चांसेस है इसके होने के, बट चूँकि नन ऑफ दी एवर भी ऑप्शन में, तो हमें पूरा इसको डिकोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो u है, तो इसमें प्लस 1 होगा, तो u है 21 प्लस 1 22 होगा, ठीक है। i में अपोजिट प्लस 1 होगा, i 9 है, अपोजिट r है, प्लस 1 19, d है प्लस 1 होगा 4 प्लस 1 5, ठीक है। e अपोजिट प्लस 1 होगा, e है 22 प्लस 1 23। तो ये हो गया 2122 19523, यही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यही सारे कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से जिसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखें, और इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो CGL का PYQ आप लगा सकते हैं। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शंस के थ्रू ही बन जाते हैं, और बिना ऑप्शंस के हेल्प के कभी बनते भी नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऑप्शंस का। हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन आए हैं उसके बाद ऑप्शन चेक करना चाहिए, क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या फिर उससे कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन उसी का एग्जांपल है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ है कुछ, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी जो कि 26 है। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व तो किया जा सकता है, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, ठीक है। यहाँ से एल का वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर सकते हैं और फिर सॉल्व करके आंसर आएगा। जैसे एल, अगर यहाँ से b को हम हटाए तो b इजकल टू 30/L लिख सकते हैं, इजकल टू 13। यहाँ से L आएगा L स्क्वायर प्लस 30 इजकल टू 13L। इसको सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर माइनस 13L प्लस 30 इजकल टू 0, और फिर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। L स्क्वायर माइनस 10L माइनस 3L प्लस 30 इजकल टू 0, L माइनस 10 माइनस 3 L माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ से ये L माइनस 10 और L माइनस 10 कॉमन आएगा, तो L माइनस 10 और L माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से L इजकल टू 10 या 3 आएगा, और इसके फिर इसको L को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक में पुट कर सकते हैं। जैसे इसमें पुट कर दिया, L प्लस बी 13 था तो B आ जाएगा 13 माइनस L होगा ना। तो ये एक केस में जब L को 10 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, और L को 3 पुट करेंगे तो 10 आएगा। बट चूँकि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है तो यहाँ पे L का वैल्यू 10 होगा और B का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो ये आंसर A होगा। बट इतना सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने इतना सॉल्व किया, इसमें टाइम यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, ये ज़रूरत नहीं था। हमने जब यहाँ पे यही निकाल दिया था कि दोनों का प्रोडक्ट 30 है और दोनों का सम 13 है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऑप्शन जाके चेक कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, कि किस किस का जो नंबर्स दिए हैं वो क्या इससे मैच कर रहे हैं। तो जैसे 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 30 सही है, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 3 13, तो 1 सही है, ठीक है। इसमें चूँकि मोर देन 1 भी है तो हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर 6 इंटू 5 करें तो 30 तो आ जाएगा, बट 6 प्लस 5 11 होता है और होना चाहिए 13, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर सी में भी 15 इंटू 2 30 तो आ जाएगा, बट 15 प्लस 2 जो होगा वो 17 होगा, ये 13 नहीं होगा, तो सी भी गलत हो गया। तो बच गया हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो इस क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंस है कि हर क्वेश्चन को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा भी सॉल्व करें और उससे एक बार ऑप्शन मिला लें कि क्या इसके थ्रू अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आंसर आ सकता है या नहीं।
तो आ जाएगा, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। ये प्रॉफिट लॉस काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है एक शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट पे, जो मार्क प्राइस था उससे 10%। तो डिस्काउंट वैसे भी मार्क प्राइस पे होता है कि मार्क प्राइस जितना MRP लिखा हुआ है उसी को मार्क प्राइस बोलते हैं, उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 10% डिस्काउंट है। तो MP जो है यहाँ पे मार्क प्राइस वो 400 है, ओके। और इसका 10% डिस्काउंट है 10%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को हम लोग माइनस कर देंगे कि जितना उस पर लिखा हुआ था उसमें से जितना डिस्काउंट दिया उस पर उसने बेचा। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट 10% है और डिस्काउंट है 10% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। तो 10/100 मार्क प्राइस है 400, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो 40 रुपया, 400 का 10% 40 होगा, तो 40 रुपया डिस्काउंट है। तो ये 400 होगा माइनस 40, ये हो गया 360, ठीक है। इस पर वो बेच रहा है, बट जब ये इस पर जब वो बेच रहा है तो उसको 10% GST चार्ज करता है उस पर। तो GST हमेशा जो फाइनल सेलिंग प्राइस होता है ना उस पर चार्ज ऑन होता है, ठीक है। तो 10% जो GST लगेगा टैक्स, वो इस प्राइस पे लगेगा, वो मार्क प्राइस पे नहीं लगेगा। बहुत लोग गलती करते हैं कि मार्क प्राइस पे वो GST लगा देते हैं, नहीं, जिस प्राइस पे वो बिक रहा है डिस्काउंट के बाद उस प्राइस पे GST ऐड होता है, ठीक है। तो अगेन हमें पहले इसका 10% निकालना पड़ेगा। तो GST कितना लगा टोटल? 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 10/100 इंटू सेलिंग प्राइस था 360, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो ये 36 बच गया। तो 36 रुपया GST लगा। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस हुआ, फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्सेशन वो हो जाएगा 360 प्लस 36 टैक्स, तो ये हो जाएगा 396 रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैथ से ज़्यादा पॉलिटी का है। 69 में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैथ से ज़्यादा इंग्लिश वोकेबलरी का क्वेश्चन था। तो ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा है हर साल BPSC। तो इसमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे है। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता होगा, जो कि मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है कि किसको ऊपर रखा जाता है, किसको मतलब क्या ऑर्डर होता है। लाइक सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, देन प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके। तो ये पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो अगर इसका हम देखें तो सबसे पहले इसमें होगा प्रेसिडेंट, 2 पहले आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट 2-1 होगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 2-1-4, तो इससे आंसर इसका C आ जाएगा। उसके बाद 3 और 5 MP है, सॉरी स्पीकर है और MP है। तो हाँ, यहाँ स्पीकर है और उसके बाद MPs आएंगे, तो इसका आंसर C होगा। इसमें रेशमा ने अपने 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। तो मान लेते हैं कि उसके पास X अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी था, इसमें से उसने X/4 मतलब 1/4 जो है वो चैरिटी को दे दिया, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना? X माइनस X/4 इक्वल टू 3X/4। 3X/4 प्रॉपर्टी उसके पास बच गया। और एंड डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमॉन्ग हर 3 चिल्ड्रन। उसके 3 चिल्ड्रन है, मान लेते ABC, उसमें इसने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, इसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया। तो अगर इसका 3 पार्ट का इक्वली निकालना है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। वो 3 भाग में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये X/4 आ गया। मतलब हर एक चाइल्ड को X/4 मिला, A को X/4 मिला, B को X/4 प्रॉपर्टी मिला और C को X/4 प्रॉपर्टी मिला, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो वापस से ये 3X/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा था पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ईच चाइल्ड गेट्स, हर एक चाइल्ड को कितना प्रॉपर्टी मिला। तो X/4 मिला 1/4, तो इसका आंसर B होगा। इसमें
डिफरेंट शेप्स के बारे में बात की गई है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। और बताना है कि कौन सा दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या एक को हम दूसरा बोल सकते हैं, क्या एक दूसरे के सबसेट में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबका बेसिक डिफिनीशन पता होना चाहिए कि मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो जैसे पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही से बता रखा है प्रॉपर्टीज़, तो हम सिर्फ यहाँ पे साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इससे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का हमें पता है कि चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और हर एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, ठीक है। चारों साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। और रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि उसके भी सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अगर रोम्बस है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। ये चारों साइड तो इक्वल होंगे, बट अपोजिट एंगल जो होगा ये और ये इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस है? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, बस दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि चारों साइड इक्वल होगा, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, और अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर में अपोजिट एंगल इक्वल है। वो बात अलग है कि ये स्पेशल केस है कि इसमें 90 डिग्री है, बट इक्वल तो है ना अपोजिट साइड, तो इसको हम रोम्बस तो बोल सकते हैं। रोम्बस का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, तो एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, हर एक स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। तो ये सही है ए, बट इसमें पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो हमें गलत स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो स्क्वायर का हमने तो प्रॉपर्टीज़ देख लिया कि साइड इक्वल और 90 डिग्री। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो रेक्टेंगल का ये होता है कि अपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? ठीक है। तो रेक्टेंगल बोलने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए? कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए स्क्वायर में, हाँ अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। और स्क्वायर होने के लिए सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो जो कि रेक्टेंगल में भी होता ही है कि सारे एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर होंगे उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। सी बोल रहा है कि एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस के हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, पैरेललोग्राम के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड जो वो पैरेलल होगा एक दूसरे के और इक्वल होगा, सेम लेंथ का होगा। ये भी पैरेलल होगा एक दूसरे के और सेम लेंथ का होगा। और दूसरा है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो क्या था? एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या जो रोम्बस है उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो तभी बोल पाएंगे जब रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर पाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का हमने प्रॉपर्टी देखा, तो देखते हो क्या वो रोम्बस फुलफ़िल कर पा रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड इक्वल। तो हाँ, रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसमें तो चारों साइड ही इक्वल है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही। फिर इसमें बोल रहा है कि अपोजिट साइड पैरेलल, रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल होते ही हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल और इक्वल, तो ये तो हमने रोम्बस में भी देखा था कि अपोजिट एंगल इसमें भी पैरेलल होते हैं। तो रोम्बस जो है वो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है पैरेललोग्राम के, तो हम रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दी एवव हो जाएगा, ओके। बेसिकली जिसको भी प्रूव करना था कि क्या उसको हम ए को बी बोल सकते हैं, तो बी के सारे क्राइटेरिया जो है वो ए को फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा है तो हाँ हम बोल सकते हैं, ओके। ओके, सो
ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए, ताकि उससे वो सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो सिंबल्स बता देता हूँ जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ या जो बाकी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर कोई लेटर है, मतलब किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, एक्स मान लेते हैं कोई इंसान है, तो अगर उसके अराउंड सर्किल है इसका मतलब वो फीमेल है, और उसके अराउंड स्क्वायर है मतलब वो मेल है। ओके। और दो पर्सन है एक्स वाई, ठीक है, और ये दोनों ऐसे रिलेटेड है, मतलब दोनों के ऊपर से, तो ये दोनों सिबलिंग्स है, ठीक है। और अगर दोनों एक सिंपल मतलब स्ट्रेट लाइन जो दोनों के बीच से पास हो रहा है, ये दोनों रिलेटेड है, तो इसका मतलब है दोनों मैरिड है, ठीक है। और अगर दोनों मैरिड हैं तो फिर उनके बच्चे भी होंगे, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन निकलेगा जो कि वो दिखाएगा कि उनके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन, फैमिली में कुछ पर्सन है, बी सेज दैट, बी बोलता है, बी दैट आर इज़ द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, मतलब बी की एक बहन है ए, ठीक है, सिबलिंग है, और ए सिस्टर है यानी वो फीमेल है, ठीक है। आर उसकी डॉटर है, इसकी सिस्टर की, तो इसकी सिस्टर की शादी हो रखी है, तो इसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है, और इसके बच्चे आर है, ठीक है। अब हु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ टी, तो यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु किसको डिनोट कर रहा है, बी को डिनोट कर रहा है, आर को डिनोट कर रहा है, या ए को डिनोट कर रहा है, हु किसको संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखें कि जो नियरेस्ट हो ना, जिसके जस्ट बाद हु लिखा हो, हु उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हु जो है ए के लिए बोला जा रहा है, कि मतलब हु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ टी, मतलब ए जो है वो टी की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो ए जो है टी की इकलौती बेटी है, तो उसके माँ बाप होंगे, तो टी या तो उसकी माँ होगी या बाप होगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद देखते हैं, एक्स इज़ द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, तो एक्स जो है वो टी और जेड का चाइल्ड है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि टी और जेड जो है कपल है। तो टी ऑलरेडी हमें यहाँ पता था, जेड आ गया, और अब टी की शादी जेड से हुई है, और एक्स उसका चाइल्ड है, तो बी और ए तो ऑलरेडी चाइल्ड थे, एक्स एक और चाइल्ड है एक्स, ठीक है। हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो यहाँ अगेन हुआ है, तो हु का मतलब जेड है, ठीक है, जो अभी बताया था कि नियरेस्ट में जो सबसे पास है हु से उसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड जो है वो एच की ग्रैंड मदर है, यानी जेड जो है वो एक फीमेल है, ग्रैंड मदर है, तो ठीक है, वो एच की ग्रैंड मदर है, ठीक है। मतलब एच या तो उसका पोता हो सकता है, पोती हो सकती है, नानी नाती या नतनी, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो एच जेड, उसके 3 बच्चे हैं, एक्स बी और ए, ठीक है, और जो एच होगा वो इन तीनों में से किसी एक के बच्चे होंगे, तभी वो जेड के थ्रू ग्रैंड मदर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं, एच हो सकता है इसका भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, सॉरी एच, या एच इसका भी बच्चा हो सकता है, या फिर एच इनका भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद है के इज़ द मदर ऑफ एम, के जो है एम की मदर है, के मदर है, ठीक है, इसका कोई हस्बैंड होगा और उनका बच्चा है एम, जो कि हमें तो अभी तो इसमें जो हमने जीनोलॉजी बनाया था फैमिली ट्री, इसमें के और एम कहीं यूज़ नहीं है, तो हम इसको अभी से रिलेट नहीं कर सकते, आगे हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन मिले उससे रिलेट हो जाए। आगे बोल रहा है एम इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एच, एम जो है वो एच की
इकलौती सिस्टर है, ठीक है। तो एम जो है वो फीमेल है, ठीक है। और ये एच इसका सिबलिंग है। एम इज़ द के इज़ द मदर ऑफ एम, के जो है एम की माँ है, और एम इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एच, एच की इकलौती बहन एम है, मतलब एच की भी माँ के ही है, ठीक है। तो यहाँ तक है। उसके बाद बोल रहा है एक्स इज़ अनमैरिड, एक्स अनमैरिड है, ये बंदा जो है या बंदी जो भी है अनमैरिड है, तो इसका बच्चा एच नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी हट गया, ठीक है। अब है कि हाँ, यहाँ से एक और चीज़ आ गया, चूँकि अब इनके सिर्फ टी और जेड के 3 बच्चे थे, एक्स बी और ए, ठीक है। एक्स अनमैरिड है, ठीक है, इनका कोई बच्चा नहीं है। बी ए जो थी वो फीमेल थी, ठीक है, इसका जो भी हस्बैंड होगा। बी का हमें पता नहीं था कि ये मेल है फीमेल है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि के जो है वो फीमेल है, तो ऑब्वियसली के जो होगा ये बी की पत्नी होगी, ठीक है। और इनका बच्चा होगा एम और एच, एच और एम, ठीक है। तो ये जो ट्री था, फैमिली ट्री छोटा वाला, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इससे जो पहले वाला जो एक अजम्पशन था कि एच और जेड जो है ग्रैंड और ग्रैंड मदर है, वो भी इससे क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद बोल रहा है इफ़ एस इज़ द स्पाउस ऑफ ए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एस जो है वो ए का पार्टनर है, तो ए का हमें पार्टनर नहीं पता था, तो वो एस है यहाँ पे, ठीक है। वैसे इससे हमें ऑलरेडी पता चल गया था, चूँकि के और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई दूसरा ही बंदा होगा जिसका नाम एस है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि के और एस कैसे रिलेटेड है, के और एस कैसे रिलेटेड है, ओके। मतलब के जो है वो एस की क्या लगती है, ठीक है। तो एस की वाइफ है, ठीक है, एस की वाइफ है ए का भाई है बी, ठीक है, और ये बी की वाइफ है, ठीक है। तो एक तो के जो है वो वाइफ है बी की, तो वाइफ ऑफ मतलब ब्रदर इन लॉ, बी जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ है ना, अपनी बीवी के भाई मतलब ब्रदर इन लॉ हुआ, बीवी का भाई ब्रदर इन लॉ, और उसकी वाइफ के, तो इसका आंसर सी होगा कि वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, ठीक है।